गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा। देखो, आज आपका पहला क्लास है और आपके बाकी सब्जेक्ट तो चल रहे होंगे, सारे चल रहे हैं। बाकी कौन सा नहीं चल रहा? लॉ वाला भी नहीं चल रहा, और रीजनिंग नहीं चल रहा, और मैथ्स नहीं चल रहा। ठीक है, तो देखो, मैथ्स और रीजनिंग तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हम जो देखने वाले हैं वो मैथ्स और रीजनिंग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ, आर यू अवेयर अबाउट द सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन? सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में अवेयर हो आप लोग? अरे जिसको पढ़ रहे हो सिलेबस के बारे में तो पता होगा ना, क्या आने वाला है, कितने नंबर का आने वाला है, और पास होने के लिए हमें कितना नंबर रिक्वायर्ड है, कितने पेपर होने वाले हैं, कितने आवर्स के होने वाले हैं। अरे यस और नो? कुछ के ब्लैंक फेसेस दिख रहे हैं मुझे। देखो, मैं अपने सब्जेक्ट का टच देते हुए, क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी तो आपको उससे डिस्कस करना ही है, तो अपने सब्जेक्ट का टच देते हुए मैं आपको थोड़ा सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। देखो, ध्यान से सुनना भी। देखो, सीए फाउंडेशन में 4 पेपर आते हैं। देयर आर 4 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। 2 पेपर्स आर डेस्क्रिप्टिव एंड रिमेनिंग 2 आर ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां देखिएगा, पेपर 1 जो है इट इज रिलेटेड विद अकाउंट्स। किससे रिलेटेड है भैया? अकाउंट्स। और उसमें जो मार्क्स है, जितने मार्क्स का वो होने वाला है, कितने मार्क्स का? वो 100 मार्क्स का। और टाइम ड्यूरेशन कितना उसके लिए? 3 आवर्स। ठीक है, सेकंड पेपर जो है आपका वो है बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ प्लस कम्युनिकेशन, यानी कि इंग्लिश वाला पार्ट है उसके अंदर। तो देखो, यहां पर भी ये 100 मार्क्स का है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना है? 3 आवर्स। दोनों पेपर जो हैं वो डेस्क्रिप्टिव हैं भी। ठीक है ना, बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग 2 पेपर है, एक जो है वो है बीएमआरएस का। बीएमआरएस का मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहां पे देखो कि यहां पर भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 100 मार्क्स के आने वाले हैं, और इसके लिए लेकिन टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स ही है। कितना है? 2 आवर्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। ठीक है, और ये जो 4th पेपर है इकोनॉमिक्स प्लस बीसी के। ठीक है, ये भी मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 100 मार्क्स का है, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है। ठीक है, तो ये 4 पेपर हैं, और इन 4 पेपर में जो पास होने के लिए आपको चाहिए वो चाहिए ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए। यानी कि 400 का पेपर है, 100 100 100, तो आपको 400 में से कितना स्कोर करना होगा? एटलीस्ट 200, कम से कम कितना? 200। ओवरऑल जो मार्क्स आपके आने चाहिए 200 और मोर देन 200। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो आने चाहिए वो आना चाहिए मिनिमम 40%। ओवरऑल कितना है? 50%, और मिनिमम कितना है? 40%। और मिनिमम 40% का मतलब इस 100 में से आपको कितना लेके आना है? 40। कम से कम इतना लाना नहीं है, कम से कम इतना तो आना चाहिए। ठीक है, यहां पे पता चला कि ये 200 और मोर देन 200 बन गए, लेकिन यहां पे ये 36 रह गया, ये उससे ऊपर चला गया, पास नहीं है। दोनों बातें साइमल्टेनियसली चलेगी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40%, ओवरऑल कितना स्कोर करना होगा? 50%। ठीक है, यहां पे अगर आपको लाना है तो यहां पर भी कितना मार्क्स चाहिए? 40। मिनिमम इतना चाहिए। यहां पे कितना चाहिए? 40। ठीक है, मिनिमम हमें इतना चाहिए। और यहां पर भी कितना चाहिए? एटलीस्ट 40। तो आप ये देखिएगा कि अगर ये 40 40 40 40 आते तो चारों में मिलके कितना होता? लेकिन
अगर ये 40 40 40 सब में आ गया तो भी पास नहीं है, क्योंकि टोटल मिला के भी कितना होना चाहिए, 200। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% और ओवरऑल कितना है, 50%। अभी देखो एक स्कीम प्रपोज्ड है, लेकिन वो प्रपोज स्कीम आपके लिए नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। दिसंबर के लिए जो पुराना पैटर्न था उसी से एग्जाम होने वाला है। आ गया बात समझ में, ठीक है। तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उस स्कीम में ये भी जो है वो मिनिमम कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया है। जो प्रपोज्ड है वो जब एप्लीकेबल होगा तभी उसको भी वो उस समय ही कंफर्म करेंगे, लेकिन प्रपोजल जो आया था वो कि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी कितना चाहिए, 50%। अगर हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50 तो 50 50 50 50 और टोटल भी वो कह रहे हैं 50। लेकिन आप खुद सोचो, क्या कभी कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो एग्जैक्टली 50-50 लाएगा? समझ में आ रही है? इसका मतलब वो ओवरऑल जो है वो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट कैसा हो गया, 50 से ऊपर हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? वो जो इंडिविजुअल वाला है, ठीक है, आपने बोल दिया 50% मिनिमम, लेकिन यहां जैसे 40% बोला है, तो क्या 40% एग्जैक्ट लाते हो क्या आप? अरे उससे ज्यादा भी लाते हो आप, ठीक है। तो ऐसे ही जब आएगा मिनिमम 50 बोल दिया, तो ये तो है नहीं कि काउंट करके 50 आ रहे हैं, भैया छोड़ दो पेपर को। वहां 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। तो आप ये सोचिएगा कि वो ओवरऑल वाला जो है क्राइटेरिया 50% वाला, वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाता है। हाँ, कोई 10,000 में से बाई चांस किसी एक का ऐसा आ गया कि एग्जैक्ट कि भैया 50-50-50 और वहां पे भी 50, ये भी बहुत बड़ा डेटा बोल रहा हूं कि 10,000 में से एक ऐसा हो जाए। आ रहा है बस समझ में, ठीक है। तो लेकिन वो अब आपके लिए नहीं है, इसलिए चिंता करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो एप्लीकेबल है वो पुराना वाला ही है, और पुराना वाला ये है, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई इसकी, लेकिन अब मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूं। इस सब्जेक्ट में देखो स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ा दूंगा, उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है ज्यादा। आपको फायदा तभी होगा जब आप इस स्ट्रेटजी को समझते हैं, ठीक है। पढ़ाने का इंपॉर्टेंस ही तभी रहेगा जब स्ट्रेटजी को आप अक्षरशः वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे। अगर वैसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। देखो क्या है स्ट्रेटजी, बात समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो बिजनेस मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैट्स की बात करें तो बिजनेस मैथमेटिक्स में मैथ्स की बात करेंगे हम, रीजनिंग की बात करेंगे हम, स्टैट्स की बात करेंगे। ये वाला सब्जेक्ट आपको और कोई पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स चल रहा है ना वो अभी सब्जेक्ट, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेटजी के लिए, बीएमआरएस की स्ट्रेटजी के लिए इसको भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है? मैथ्स का जो क्वेश्चन आता है वो 40 क्वेश्चन आता है, एलआर का कितना आता है 20, स्टैट्स का कितना आता है 40। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 40 20 40 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, इसका मतलब ये कितने मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का। और ये कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। ये भी कितने मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो इसमें हमें किस बात का ध्यान रखना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। एक बात और समझ लें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। जितने 2 ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, एक बीएमआरएस का है, एक इकोनॉमिक्स प्लस बीसीके का। दोनों जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। कब होगा? इसका नेगेटिव मार्किंग है 0.25। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है भी। 0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि इफ यू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, कितने अटेम्प्ट करते हो आप? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एंड 1 इज करेक्ट एंड 4 आर रॉन्ग। 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, उसमें एक सही है तो सही का तो कितना मिलेगा आपको? 1 नंबर। लेकिन अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग का 4 × 0.25 कट के
ये कितना आएगा 1, लेकिन कैसा 1 आएगा -1, तो ये नेगेटिव मार्किंग है भैया। 0.25 को 4 से करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन वो किसका नेगेटिव, तो आपका जो टोटल स्कोर होगा 1 - 1 यानी कि कितना 0। ये नेगेटिव मार्किंग का तरीका है। 5 क्वेश्चन करते हो, एक सही है तो 1 नंबर, लेकिन 4 गलत किए तो एक क्वेश्चन का 0.25 नेगेटिव होता है, तो 0.25 × 4 तो कितना नेगेटिव हो गया 1 नेगेटिव हो गया। आपने 1 स्कोर किया था, 1 - 1 तो कितना आ गया 0। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखो, एक बात मैंने यहां पे बताया, आप देखो यहां पे आपके पास में जो है ये 100 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम है 120 मिनट्स है। 100 क्वेश्चन के लिए कितना मिनट है आपके पास में 120 मिनट्स, ठीक है। और 100 के लिए अगर आपके पास में 120 मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप जब क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ये आंसर आपको ओमार शीट पे फिल करना होगा, ठीक है। और अगर आप 100 क्वेश्चन के ओमार के ओवल या सर्कल को ब्लैक करेंगे, प्रॉपर ब्लैक करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया और ये ऐसे ओवल बने हुए हैं और इन ओवल में A, B, C, D लिखा हुआ है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर C था तो आपको C को क्या करना होगा, प्रॉपर ब्लैक करना होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आपको प्रॉपर ब्लैक करना होगा, और वो अगर आप करते हैं तो ये जो 100 क्वेश्चन है इनके ओवल और सर्कल को ब्लैक करने में भी आपको 7 to 10 मिनट्स लगते हैं। हाउ मच 7 to 10 मिनट्स, 7 से 10 मिनट 100 क्वेश्चन के ओवल और सर्कल को ब्लैक करने में लगते हैं। तो आप ये देखिएगा 10 मिनट आपका और चला गया, तो कितना टाइम हो गया 110 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने भी हैं, सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। लेकिन 10 मिनट आप एक बार ही और निकाल दो। हम ये मानते हैं कि 100 क्वेश्चन के लिए हमारे पास में 100 मिनट है। अभी स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैं ऐसी बात बता रहा हूं आपको, हम वापस से इनको टाइम को इंक्लूड कर लेंगे तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास में क्वेश्चन कितने हैं 100, टाइम कितना है 100 मिनट, ठीक है। 100 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास में 100 मिनट है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सारे क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल में एक जैसे होते हैं? नहीं ना। तो आप ये देखिएगा कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट है, यानी कि एवरेज टाइम जो एक क्वेश्चन को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1 मिनट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल में एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं। एवरेज वो क्वेश्चन माने जाते हैं जितना हमारा एवरेज टाइम आया है, तो एवरेज क्वेश्चन वो हैं जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। 1 मिनट में हम उनको पढ़ भी लें और सॉल्व भी कर दें, वो एवरेज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो अबव एवरेज होता है, अबव एवरेज होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिलो एवरेज होता है। बिलो एवरेज वो क्वेश्चन है, इसको तो 1 मिनट का टाइम लगता है। बिलो एवरेज वो क्वेश्चन है जिनको लेस देन 1 मिनट का टाइम लगता है, 1 मिनट से कम। और हमने मान लिया कि वो क्वेश्चन है सॉल्व होने वाले वो 30 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, मीन टाइम उनका 30 सेकंड है। अबव एवरेज वो क्वेश्चन होते हैं जो मोर देन 1 मिनट लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 to 5 मिनट लेते हैं। कितने लेते हैं 3 to 5 मिनट। 3 से 5 मिनट लगता है, और इसका भी हम एवरेज टाइम कर लें तो वो 3 और 5 का भी कितना होता है एवरेज 4 मिनट, ठीक है। तो 4 मिनट का टाइम लगता है। अब आपसे जब मैंने पूछा कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल में एक जैसे नहीं होते, 3 तरीके के होते हैं। और मैं आपको बता दूं, कोई भी पेपर सेटर होता है उसको सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया जाता है कि इतने क्वेश्चन आपको देने हैं और टाइम ड्यूरेशन इतना है पेपर का, तो वो समझ जाता है कि मुझे डिफिकल्टी लेवल कैसी रखनी है। तो क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट का एवरेज टाइम उसके पास में निकल रहा है, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करता है जो 1 मिनट में पढ़ भी ले और सॉल्व भी हो जाए, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है लगभग आते हैं 70 to 80 के बीच में, 70 to 80 के बीच में। और उनका भी एवरेज ले लें तो वो क्वेश्चन हो गए 75। कितने हो गए 75।
ठीक है। और ये जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है वो अबव एवरेज और बिलो एवरेज, तो ये भी 10-15 आते हैं, 10 और 15 के बीच में, और ये भी किसके बीच में आते हैं, 10 और 15 के बीच में। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 12 क्वेश्चन आते हैं और ये कितने आते हैं, 13 क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप देखो कि ये जो टाइम मैं स्ट्रेटेजी क्यों बनवा रहा हूं, ये बातें आपको समझ में आएगी। अब ये जो टाइम है वो आपको लगने वाला है इतना। अब आप देखो कैसे कि 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा भैया इसको, 6 मिनट। अच्छा, इनको कितना लगेगा, 1 मिनट में एक होता है, तो 75 क्वेश्चन 75 मिनट में होंगे, और ये कितने मिनट में होंगे, 52 मिनट्स में। और आप इन सबका सम करो तो देखो आपको समझ में आएगा 133 मिनट्स में। कितने टाइम में लगेगा, कितना टाइम लगेगा भैया, 133 मिनट्स लगेगा। हमारे पास टाइम कितना है, अभी वापस 120 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने केवल एक एवरेज टाइम निकालने के लिए आपको ये बात बताई। आपके पास में 120 मिनट्स हैं, कितना टाइम है आपके पास में, लेकिन लगता कितना है भैया टाइम। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये टाइम जो लगेगा वो किसको लगेगा, एक एवरेज स्टूडेंट को लगेगा, बिलो एवरेज स्टूडेंट को लगेगा, या अब वो अबव एवरेज यानी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है उसको लगेगा, किसको लगेगा, ये उस स्टूडेंट को लगेगा जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, जो मैथ्स में बहुत अच्छा है। अरे जो स्टूडेंट 30 सेकंड का क्वेश्चन 30 सेकंड में करता है, 1 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में करता है, और 4 मिनट का क्वेश्चन 4 मिनट में करता है, तो क्या उसका एवरेज है वो स्टूडेंट? अरे कैसा स्टूडेंट है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, मैथ्स में बहुत अच्छा है वो, ये उसको लगेगा, और उसका भी पेपर पूरा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो हम तो कैसे हैं, देख लो आप मैथ्स में कैसे हम एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, क्या अबव एवरेज हैं। देखो आप अपने आप को इतना नीचे आंकते हो, जब आप अपनी नजरों में ही सही नहीं हो तो दूसरों की नजरों में सही कैसे हो पाओगे। पहले तो अपने आप को कम मत समझो, ठीक है। आपको सारी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से बाहर निकालनी होगी। मेरे मैथ्स पढ़ाने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है भैया, सुन लेना ध्यान से। जब तक आपकी अंदर से स्ट्रेंथ जो है आप नहीं पहचानोगे, आपका कैलिबर आप नहीं पहचानोगे, तब तक मैं आप में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हवा जरूर भर सकता हूं, लेकिन हवा कितनी देर रहेगी ये आपकी इनर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अरे गुब्बारे में हवा भर दी, अब कितनी हवा भर सकता हूं बताओ। अरे जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा नहीं, फट जाएगा वो। तो यानी कि बाकी सारी कैपेसिटी जो है वो आपकी है। तो ये पहली बात तो अपने दिमाग से नेगेटिविटी हटा देना, ठीक है, कि हम बिलो एवरेज हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं। देखो मैं आपको एक बात का गारंटी जरूर देता हूं कि आप इस सब्जेक्ट की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में नहीं रुकेंगे। सुन लेना ध्यान से, चाहे आपका मैथ्स कैसा भी हो अभी इस पोजीशन में, ठीक है। केवल शर्त एक ही है कि जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा आपको करना है, और वो करोगे। देखो आपका फ्यूचर इस बात से डिपेंड नहीं करता है, इस बात से रिलेट नहीं करता है कि आप पास्ट में क्या थे। आपका फ्यूचर इस बात से रिलेट करता है कि आप प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हो। तो अपना प्रेजेंट सही बना दोगे तो आपका फ्यूचर सही हो जाएगा। ये मत सोचना कि मेरे पास में मैथमेटिक्स ऐसा था नहीं। मैं फ्रॉम द बिगिनिंग मैथ्स का जो बेसिक ऑपरेशन है वहां से स्टार्ट करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से स्टार्ट करके आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तक लेके जाने वाला हूं। लेकिन शर्त एक ही है भैया कि जितना क्लास में जो चीज बताई जाए वो एज इट इज होनी चाहिए। वो है तो मैं आपके साथ हूं, इसकी वजह से आप रुकने वाले नहीं। हाँ, इससे कब रुक सकते हो? अब मान लीजिए अकाउंट्स में आपके 40 नहीं बनते हैं, तो जब उसमें 40 नहीं बन रहे हैं ना, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो भैया। इकोनॉमिक्स में नहीं बन रहे हैं, आपके लॉ में नहीं बन रहे हैं, तो भैया मैं क्या कर सकता हूं फिर? इसका मतलब है कि आपने मेहनत ही नहीं किया। सही
राइट पाथ में अपने वर्क नहीं किया है ना, उस दिशा में आपने मेहनत नहीं किया है, तो हाँ बाकी 3 सब्जेक्ट में पास हो तो इस सब्जेक्ट का गारंटी मैं लेता हूं, इसका मतलब आपने मेहनत किया है तो इसमें भी पास हो गए। शर्त लेकिन एक है कि जैसा बोलूं वैसा वैसा करते चलो। देखो अभी हम इसकी बात कर रहे थे स्ट्रेटजी की, तो 133 मिनट्स हमारे पास में है, लगने वाले हैं, और हमारे पास में है 120 मिनट्स। तो अब क्या करें भाई? देखो ये इसका एक फेस है जिसमें ये पेपर पूरा नहीं हो रहा, मैं आपको दूसरा इसका डार्क फेस बताता हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है बेसिकली, ठीक है 133 मिनट्स में तो 120 मिनट्स में पेपर ही तो पूरा नहीं होगा, 120 मिनट्स में हो जाएगा, जितना कर देंगे, इसमें क्या सोचना है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है भैया, प्रॉब्लम देखो इसका क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट आता है वो अलग अलग सीरीज का आता है, ठीक है, यानी कि आपका जो पेपर आपको मिलेगा वो आपके आगे वाले से, पीछे वाले से, राइट वाले से और लेफ्ट वाले से मैच नहीं करेगा। अब मैच नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग हैं, पेपर अलग हैं, नहीं, पेपर सेम है लेकिन ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन जो है वो चेंज है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसका 97 हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन उसका 38 हो सकता है, तो वो ऑर्डर चेंज होता है भी, ठीक है। अब ऑर्डर चेंज होता है तो अब देखिएगा कि हमारे, मान लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके अंदर पहले 50 में ऐसे क्वेश्चन आ गए सीरीज के अंदर, क्योंकि हमारा किस्मत तो कैसा है, अच्छा है खराब है? खराब है। देखो फिर, अरे मैंने कहा बहुत अच्छा है हमारा किस्मत, ध्यान रखो हमारा किस्मत बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिएगा कि हम ऐसे सोचते हैं, तो मैं जैसे आप सोचते हो उसी की तरीके से मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो फेल होते हैं उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये नहीं कि उनको मैथ्स नहीं आता, जहां से पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, जिसने भी पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, लेकिन भैया स्ट्रेटजी नहीं बनाया, पढ़ते वक्त और क्वेश्चन करते वक्त स्ट्रेटजी बनाया ही नहीं, इस बात को उसने छोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं। क्या है वो बात? देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके फर्स्ट 50 में आते हैं, मैं तो कहता हूं कईयों की किस्मत तो ऐसी है कि पहले 25 में ही आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? पहले 25 में, हाँ? क्योंकि आप जो सोचते हो ना उसको अट्रैक्ट करते हो उस चीज को। आप सोचते हो मेरा किस्मत तो ऐसा, मेरा तो खराब है, बताइए यहाँ पे कोई ऐसे सोचता है मेरा लक बहुत अच्छा है? कोई नहीं सोचता। तो भैया वो जो नेचर जो है ना, आप जिसमें बिलीव करते हो वो आपको देता है, क्योंकि ये नियम है भैया कि आपको वो मिलेगा, वो हर चीज मिलेगी जिसको आप सोच रहे हो। तो अच्छी अच्छी बातें सोचो भैया, ऐसी नेगेटिव बातें क्यों सोचते हो? नेगेटिव बात सोचना ही नहीं है, अच्छी बात सोचना है। तो अब देखो, लेकिन आप जैसी सोच रखते हो, ठीक है भाई, पहले में नहीं आएगा, बाद में आएगा, कहीं आएगा, लेकिन मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उससे हमारा काम चाहे पहले 25 में आए, चाहे आखिरी 25 में आए, चाहे बीच वाले 25 में आए, 25-25 दो बीच के बच गए उनमें आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो क्या करना है कि अगर पहले 25 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो आप ये देखो कि ये करते क्या गड़बड़ है, वो पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने इनको करना स्टार्ट कर दिया, तो बताइए कितना टाइम ले लेंगे? 52 मिनट्स ले लेंगे। और क्वेश्चन कितने सॉल्व होंगे भैया आपके? 52 मिनट्स का मतलब समझते हो, उसमें 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे, तो 1 आवर का टाइम निकल गया है। और आपके जो क्वेश्चन है 13, अच्छा 13 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जिनके बारे में आप कंफर्मली ये भी नहीं कह सकते सही है या गलत। तो 60 मिनट का मतलब 120 मिनट्स है और 60 मिनट चला गया आपका। तो आपको पता है जब हाफ टाइम पूरा होता है तो एक अलार्मिंग बेल बजता है, टन का आवाज आता है, ठीक है। टन का जब आवाज आता है तो वहां जो इन्विजिलेटर होता है वो एक लाइन बोलता है कि हाफ टाइम कंप्लीट, 1 आवर रिमेनिंग। और जैसे ही वो ये बोलता है कि 1 आवर रिमेनिंग, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप घड़ी देखते हो और फिर देख के सोचते हो, बोला 1 घंटा, वाकई 1 घंटा बच गया। फिर दूसरा रिएक्शन क्या होगा? दूसरा रिएक्शन होगा कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं।
तो जब आप देखोगे कितने क्वेश्चन कर लिए तो काउंट करेंगे तो पता चलेगा भैया 13 हुए हैं या 15 हुए हैं या 20 हुए हैं। अब 1 घंटा बाकी है, कितने क्वेश्चन बाकी हैं? अरे 80, कितने बाकी हैं? तो पता चला 80 क्या है, हमारे तो 87 बाकी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अरे यस और नो? और आप मुझे अब ईमानदारी के साथ में बताइए कि जब आपको यह पता चल जाए कि आधे टाइम में हम 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कर पाए हैं, अभी 85 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, तो बताओ उस रिमेनिंग 60 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चन और कर सकते हो? ईमानदारी से बताना। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन बचे, बताओ कितने कर पाओगे? हाँ, 30, 35, 40, कितने करोगे? 40 कर दोगे? 50? ये आपकी ईमानदारी है ना, क्या बेईमानी के साथ बोल रहे हो? मेरी ईमानदारी बताता हूं। मेरी ईमानदारी ये है कि पहले आवर में अगर मैं 20 क्वेश्चन कर पाया तो अगले जो 1 आवर में है वो 20 भी नहीं कर पाऊंगा। सुन लेना ध्यान से। जिसको ये बात पता चल जाती है कि भैया 20 क्वेश्चन 1 घंटे में हुए हैं तो अगले 1 घंटे में वो 20 भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितने भी सिंपल क्वेश्चन हो। उसको वो क्वेश्चन भी ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, आपने अगर कभी लास्ट 5 मिनट फेस किया हो, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो और एक लास्ट 5 मिनट का अलार्मिंग बेल बजा कि 5 मिनट्स रिमेनिंग, कंप्लीट योर वर्क। अच्छे से सब कुछ कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बोला तो पता नहीं राइटिंग कैसी आ रही थी और कैसी आने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया और अब हम जबरदस्ती लिख रहे हैं। अरे यस और नो? कभी महसूस किया इस बात को? यानी कि जो चीज स्मूथली चल रहा था और आपको एक बात इतना सा पता चल जाए कि भैया 5 मिनट हैं तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट 5 मिनट्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। वाइब्रेशन स्टार्ट होने का मतलब समझते हो? आपके माइंड का कनेक्शन आपके बॉडी पार्ट से हट गया है। वाइब्रेशन इसलिए स्टार्ट होता है। अरे पतंग को पकड़ रखा है बराबर, लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया, आज से निकल गया, तो वो कैसे कैसे चलता है वो आपको पता है? तो ये वही है, डोर छूट गया, इसका लिंक इससे हट गया। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अभी शेक कर रहा हूं और मैं कहता हूं स्टॉप, इट्स इमीडिएट स्टॉप, रुकता है भैया ये। लेकिन वाकई में अगर शेकिंग स्टार्ट हो जाए तो आप ये सोचिएगा कि ये दूसरा हाथ लगा लोगे तो दूसरा भी हिलने लग जाएगा। तो माइंड का कनेक्शन बॉडी पार्ट से हट जाता है। तो इस बात का क्या गारंटी है कि जब माइंड का कनेक्शन बॉडी पार्ट से हट ही गया है तो जो लिख रहे हो वो सही है, जो कर रहे हो वो सही है? क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो इसको तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। और प्रॉब्लम आता है तो आप ये सोचिएगा 20 पहले किया और बाकी रिमेनिंग 1 आवर में आप 20 भी नहीं कर पाए, तो 40 क्वेश्चन भी आपका नहीं बना, तो आप बताइए क्या पास हो सकते हो क्या? मैक्सिमम स्टूडेंट के फोन आ जाते हैं कि सर हमारे से तो इतना अटेम्प्ट हुआ है, ऐसा हुआ है, इतने ही कर पाए, बाकी के क्वेश्चन तो हम देख ही नहीं पाए। ठीक है, और फिर वो बोलते हैं कि इस बार बोनस कितने मिल जाएंगे। तो भैया अगर यही सारी चीजें चलती रही तो रिजल्ट तो ऐसे ही आना है। तो अब देखो, मैं आपको ये बात जो है वो इस तरीके की है कि अगर इस स्ट्रेटजी के साथ में चले तो आप पास नहीं हो सकते, चाहे कितना भी मैथमेटिक्स सीख लो। लेकिन मैं अब इसका ब्राइट फेस बता रहा हूं। देखो ब्राइट फेस क्या है? ब्राइट फेस ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए हमारे पास में, इस तरीके के क्वेश्चन आ भी जाएं तो हम करेंगे नहीं, चाहे वो पहले 25 में आए हो चाहे किसी भी 25 में आए हो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे नहीं। हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? एवरेज और बिलो एवरेज। अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप ये सोचिएगा कि
75 प्लस 12 कितने क्वेश्चन कर दिए हमने? 87 क्वेश्चन कर दिए भैया। कितनी मिनट में कर दिए? 75 प्लस 6 81 मिनट्स में कर दिए। 81 मिनट्स में हमने कितने क्वेश्चन कर दिए? 87। कब? जब ऐसे क्वेश्चन आए और इनको हमने टच ही नहीं किया। हाँ, नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम इनको छोड़ देते हैं जैसे ही आते हैं तो। ठीक है, तो आप ये खुद सोचो कि आप 81 मिनट्स में 87 क्वेश्चन कर देते हो। अब कितने क्वेश्चन बाकी हैं आपके? 13। और टाइम कितना है? 81 मिनट्स अभी गया है, 120 मिनट्स हैं, यानी कि 39 मिनट्स लेफ्ट। और इस 39 मिनट में जो क्वेश्चन 4 मिनट का है, उससे अगर आप करेंगे तो लगभग 9 क्वेश्चन आप इसके कर दोगे। अरे ये सुन लो, 87 पहले कर चुके, 9 और करेंगे, कितने क्वेश्चन कर दिए? ठीक है, 4 क्वेश्चन छूट गए, छूटने दो, क्या फर्क पड़ता है अभी। बात समझ में आ रही? स्ट्रेटजी थोड़ा सा बदला है मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आ भी गए तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि अबव एवरेज का है। हमें तो तब पता चलता है जब हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, 2-3 मिनट लगा देते हैं और उसके बाद में आता नहीं है, तब पता चलता है ये तो अबव एवरेज का है। अरे फिर पता चला तो क्या पता चला? पता चलना उसको कहते हैं कि देखते ही पहचान लो कि भैया नहीं करूंगा। आया क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटजी हमें अपनानी है। तो हमारा टास्क क्या हुआ? हमारा पहला टास्क हुआ टू आइडेंटिफाई द अबव एवरेज क्वेश्चन, कि हमें पहचान होनी चाहिए भैया कि ये क्वेश्चन बिलो एवरेज और एवरेज है और ये क्वेश्चन जो है वो अबव एवरेज का है, और जैसे ही देखूं तो करूंगा नहीं। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के लिए हमने क्या किया है? इस स्ट्रेटजी के लिए हम जो पढ़ाई करेंगे वो किस मॉड्यूल से करेंगे? वीएसआई मॉड्यूल से करेंगे। किससे करेंगे? वीएसआई। और सुन लेना ध्यान से, वीएसआई मॉड्यूल हमने बनाया नहीं है भैया। कहीं आप सोचो कि वीएसआई मॉड्यूल रिटन बाय अस, नॉट, इट इज कंपाइल्ड बाय अस। हमने कंपाइल किया है और ये कंप्लीट आईसीएआई का मॉड्यूल है। किसका मॉड्यूल है? हाँ, तो ये मत करना, केवल हमने जो काम किया है इसके अंदर एक ही काम किया है कि जो इसके क्वेश्चन इधर उधर बिखरे पड़े थे, रेशियो का चैप्टर जब पढ़ते हैं तो रेशियो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन इधर उधर बिखरे पड़े थे उसको हमने एक जगह लाके रख दिया। एक काम तो हमने ये किया है। दूसरा, उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक्स थी जो आईसीआई मॉड्यूल में खूब सारी हैं, क्योंकि आप अगर आईसीआई मॉड्यूल पढ़ते हो और उसके क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो बहुत सारे में क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, तो उनकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो उन क्लैरिकल मिस्टेक्स को सही करके हमने इसको बनाया वीएसआई मॉड्यूल को। तो ये मॉड्यूल कौन सा है? आईसीएआई का ही है। तो ये मत सोचना कि भैया आईसीआई पढ़ूं या वीएसआई मॉड्यूल पढ़ूं, सेम है, बस ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन हमने बदल दिए हैं। ठीक है, वहां पे आपका पहला क्वेश्चन अलग दिख सकता है, क्योंकि आप वहां एक्सरसाइज देखोगे रेशियो वाला तो पता चलेगा वहां 25 क्वेश्चन है, हमारे वाले में 100 क्वेश्चन है। तो भैया 100 कहां से हमने बना दिए? नहीं, हमने एक भी नहीं लिखा भैया। ठीक है, हमने तो जो स्कैटर्ड पड़े थे उनके क्वेश्चन डिफरेंट जगह पे उनको एक जगह लाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि यहां से हम स्टडी करेंगे और इस वीएसआई मॉड्यूल में हमने क्वेश्चन ही 2 लिए हैं, एक एवरेज और एक बिलो एवरेज। अब आप कहेंगे फिर क्या पढ़ाओगे, ये तो हम ही पढ़ लेते हैं, अबव एवरेज तो लिया ही नहीं है, तो फिर क्या पढ़ाओगे आप? सुन लेना ध्यान से, वीएसआई मॉड्यूल में हमने एवरेज और बिलो एवरेज लिया है और अबव एवरेज क्वेश्चन वही लिए हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्किंग है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऐसे तो कई फालतू क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, लेकिन आज तक नहीं पूछे गए, तो हम उन पे काम क्यों करें भैया? समझ में आ रही है बात? तो हमने फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है वो अबव एवरेज लिए हैं, लेकिन ये अबव एवरेज क्वेश्चन भी हमें कैसे लगते हैं? बिलो एवरेज और एवरेज। क्योंकि मैं आपको ये वाले जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, तो वो अबव एवरेज क्वेश्चन भी हमको कैसे दिखते हैं? एवरेज और बिलो एवरेज। लेकिन हां, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका छोटा तरीका मौजूद नहीं है इस दुनिया में, तो उनका छोटा तरीका मौजूद नहीं है, तो उन क्वेश्चनों की मैं पहचान बताऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन बामुश्किल 20 क्वेश्चन होंगे। कितने?
20 ही 20 क्वेश्चन होंगे जो अबो एवरेज के होंगे। तो वो 20 क्वेश्चन का तो 20 क्वेश्चन की तो पहचान आसानी से कर लोगे भैया, दिसंबर तक पहचान जाओगे 20 को तो। अरे यस और नो? और वो क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो करना, सॉल्व करना तो सिखाऊंगा मैं आपको उनको भी, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे एग्जाम के अंदर सिंगल सर्कल लगा के आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? सिंगल सर्कल लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे 20 क्वेश्चनों की मैं पहचान आपको बता दूंगा कि भैया आ भी जाए तो पहली नजर में सिंगल सर्कल लगा के आगे बढ़ जाओ। और कब करना है? सेकंड राउंड में करना है। कौन से राउंड में पेपर में करेंगे उसको? सेकंड। ठीक है, हम उनको पहली बार तो करेंगे ही नहीं भैया। ठीक है, तो देखो हमने वीएसआई मॉड्यूल से स्टडी करेंगे तो उसमें एवरेज और बिलो एवरेज क्वेश्चन और अबव एवरेज क्वेश्चन भी है, जिनको या तो हमने ऐसा बना लिया है और जो नहीं बने हैं उनको मैं तरीके से करवाऊंगा, लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तो हम करेंगे नहीं, सिंगल सर्कल लगा के आगे बढ़ जाएंगे। क्या पहली बात मेरी समझ में आ गई है क्या? अरे यस और नो? ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे जो आप जिंदगी में पहली बार देखेंगे, जिसको न तो हमने कोई क्लास में डिस्कस किया, न आपने वीएसआई मॉड्यूल में देखा, न यहां के मॉक टेस्ट पेपर में देखा, न बचपन से लेके अब तक जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी वो कभी आपके सामने आया। तो ऐसा क्वेश्चन क्या पहचान जाओगे क्या? अरे यस और नो? अरे कोई अननोन पर्सन इस क्लास में आए, आज 10-15 दिन हो जाएंगे ना आपको, अभी तो 3-4 दिन हुए हैं, 10-15 दिन जैसे ही होंगे तो आप लगभग अपनी क्लास के हर स्टूडेंट को पहचानोगे। और फिर कोई और नहीं आ गया तो पहचान जाओगे ना कि भैया ये तो कोई और ही है, गलत क्लास में घुस रहा है। अरे यस और नो? हाँ, तो वो आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा। तो उनको क्या करना है? डबल सर्कल लगाते हुए आगे बढ़ना है। क्या पहली बात मेरी समझ में आ गई क्या? अरे यस और नो? मैं ये कह रहा हूं कि हम वीएसआई मॉड्यूल पढ़ेंगे और उसमें एवरेज और बिलो एवरेज और अबव एवरेज शामिल है, लेकिन अबव एवरेज क्वेश्चनों को हमने कैसा बना लिया है? ऑल्टरनेटिव मेथड से बिलो एवरेज और एवरेज बना लिया है। जो क्वेश्चन नहीं बन पाए उनको सिंगल सर्कल लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जिनको हम पहली बार देखेंगे उनको डबल सर्कल लगा के आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? दूसरा बात देखो, दूसरी बात यह है कि हम वीएसआई मॉड्यूल के साथ में एक चीज और करेंगे भैया, और वो करेंगे पीवाईक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन कहां है? आपके वीएसआई मॉड्यूल में ही है, पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो उनको भी मैंने चैप्टर वाइज कर रखा है। कैसे कर रखा है? पिछले जो 2012 से लेके 21 तक जितने क्वेश्चन आए रेशियो के, वो एक जगह हैं, प्रोपोर्शन के सब एक जगह हैं। ठीक है, वो फिर हमने यहां पे ला रखा है। तो एक पीवाईक्यू और करेंगे हम। ठीक है, 3 अटेम्प्ट के पेपर जो हैं वो आपके ईयर वाइज हैं, वो आपके चैप्टर वाइज नहीं हैं। उनको आपको कैसे लेना है 3 अटेम्प्ट के पेपर को, कि पहले हम अच्छे से कर लें और उन 3 अटेम्प्ट के पेपर को ऐसे लेना जैसे ये हमारे मॉडल टेस्ट पेपर है। कौन से पेपर हैं? मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, ताकि हम उनको उस तरीके से, जैसे एक बार रेशियो पूरा तैयार हो गया, कहां से तैयार हो गया? इससे तैयार हो गया और पीवाईक्यू से तैयार हो गया। तो अब अगर कभी आपकी इच्छा हुई कि एक बार देखें तो सही पेपर, यहां तो मॉडल टेस्ट पेपर होंगे ही होंगे, मॉक पेपर, लेकिन आप अपने घर पे अगर उस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ पहचानना चाहते हो कि मैं कितने मार्क्स ला सकता हूं, तो एज ए आप 2 घंटे का ड्यूरेशन रख के अलार्म लगा के आप उस पेपर को सॉल्व करें। लेकिन पहले कब? इस पे और इस पे पकड़ बना लें, उसके बाद में फिर देखो कि हम कितना स्कोर कर पाते हैं। वो ओरिजिनल पेपर है ना? तो उन 3 पेपरों का इस्तेमाल आप इस तरीके से करेंगे। आया के बाद समझे? तो हम पढ़ेंगे क्या? वीएसआई मॉड्यूल प्लस पास्ट ईयर। 2 चीजों के अलावा हमें कोई तीसरा बंदा अगर कोई और चीज देता है ना, तो उसके चक्करों में नहीं आना है, क्योंकि मेरे पास में ऐसे कई हजारों क्वेश्चन एक एक चैप्टर के मौजूद हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं।
लेकिन भैया उसे विचलित करवाने से मुझे क्या आपको डर बैठाना है क्या? मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अरे मैं तो ये सिखाना चाहता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं अगर पहले दिन से ये कह दूं कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो भैया नहीं कर सकते। तो कहानी सुनी है मेंढक वाली? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे उन मेंढक के, वो यही सिखाते थे, भैया तू इस कुएं से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन एक जो मेंढक था वो बहरा था, वो उनको रोज ये कहते थे कि भैया जा नहीं सकते, जा नहीं सकते, जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। अब वो बहरा था, वो सुनता नहीं था। तो कौन कुएं से बाहर निकला? वो बहरा निकल गया। क्यों? उसको पता ही नहीं, नेगेटिव थॉट उसके आई ही नहीं, सुनी ही नहीं उसने बात। तो भैया जो दूसरे आपको क्वेश्चन भेज दें, इनके अलावा उनकी चिंता मत करना। उनको 4 क्वेश्चन और ऐसे भेज दो फालतू के, इंटरनेट पे खूब मौजूद है। अरे तो उससे थोड़ी होता है। ठीक है, सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, उन दुकानों के चक्करों में मत आओ भैया। आपको तो अपने बारे में सोचना है कि हम क्या सही दिशा में हैं क्या। अरे जब हमने VSI मॉड्यूल जो हमें अल्टीमेट डिग्री देने वाला है, उसका मॉड्यूल हमने कर लिया, जो हमने इसके अंदर डाल रखे कुछ करेक्शंस के साथ में और कुछ क्वेश्चनों के ऑर्डर बदल के, जो हमें डिग्री देगा, जो हमारा पेपर सेट करेगा। और हमने उसके क्वेश्चन भी कर लिए जो उसने अब तक दिए, क्योंकि 2012 से 2021 टिल डेट तक हमारे पास में सारे हैं, तो वो सारे मिलेंगे। तो आज तक के जितने पेपर हैं वो PYQ में हैं, और 2012 से पेपरों का जिनका जिक्र नहीं कर रहा वो यहां शामिल हो चुके हैं भैया। 2006 से लेके 2011 और 12 के एक अटेम्प्ट तक के क्वेश्चन इसमें शामिल हो चुके हैं। तो यानी कि जितने साल हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे पास में मौजूद है। अरे तो बच क्या गया? जब हम जो डिग्री देने वाला है उसके मॉड्यूल को कर रहे हैं, और साथ में जो अब इतने साल तक पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व कर दिया, तो फिर बच क्या गया? तो हम दिशाहीन हैं या दिशा सहित हैं? हम विद डायरेक्शन चल रहे हैं भैया। इसलिए हमें उसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कोई हमारा डायरेक्शन भटकवाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है भैया। ये दिल्ली के रास्ते नहीं है जहां थोड़ी दूर जाओ तो पता चलता है कि लाल किला इधर, और फिर इधर नहीं घूमे तो भी आगे गए तो फिर लाल किला दिखा देता है, और पता नहीं कौन से रास्ते तो गोल गोल घुमाता। और अगर आपने वो चला लिया गूगल मैप तो वो गोल गोल ही घुमाता रहेगा एक सर्किल के चारों तरफ, आप पहुंच नहीं पाओगे। तो वो काम हमको नहीं करना है। हमें तो अपना पहचानना है स्ट्रेंथ, और उसके बाद में हम जो काम कर रहे हैं वो हमें पता है कि राइट डायरेक्शन में है, तो उसको कंटिन्यू करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि हमारा जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा। कल मैं इसके बारे में थोड़ी देर और बात करूंगा, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? ये नंबर्स बोल के कोई चैप्टर नहीं है भाई, लेकिन डिफरेंट चैप्टर में इनका एप्लीकेशन आता है। जैसे कोई चैप्टर है इक्वेशन, और उस इक्वेशन में आ गया कि डिफरेंस ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज दिस। अब उसने बोला डिफरेंस ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर, तो भैया हमें पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो ये नंबर बोल के है तो नहीं, लेकिन डिफरेंट चैप्टर में इनका एप्लीकेशन आता है। वो बोलता है इंटीजर नंबर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। तो वो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो कल हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर बोल के नहीं है। चैप्टर जो आएगा वो आपका हम परसों से स्टार्ट करेंगे। कल थोड़ा सा स्ट्रेटजी और डिस्कस करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बेटा राहुल ओंकार, गुड मॉर्निंग बेटा।